हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कक्षा 12 इतिहास का पार्ट 2 यानी राजा, किसान और नगर में आज एक और बेहद खास टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वो है मौर्य साम्राज्य। यानी मौर्य साम्राज्य, जैसा कि हम कालखंड देख रहे हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का ये पूरा चैप्टर है। इसी कालखंड में ये बेहद खास और बड़ा और महत्वपूर्ण शासनकाल पनपा, बढ़ा और समाप्त भी हुआ। तो इसकी चर्चा हम करेंगे, इसके प्रमुख 3 राजाओं की चर्चा मुख्य रूप से हम करेंगे और पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। पर इससे पहले कि हम इस पूरे कंसेप्ट को समझें, एक बेहद खास जानकारी यह भी है कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आप हिंदी माध्यम में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड या सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न पर कहीं पढ़ाई कर रहे हो, आपकी सारी की सारी शिक्षा यहां पर बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज का यह खास टॉपिक, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। अब देखिए, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी पहले टॉपिक्स में भी कि यह जो चैप्टर है विशेष रूप से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के बीच की कहानी है। ठीक है जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसी कालखंड में 321 ही कह लीजिए आप, में 321 ईसा पूर्व में एक साम्राज्य की स्थापना हुई जिसको कहते हैं मौर्य साम्राज्य। अब देखिए, इससे पहले जो वंश चल रहा था वो था नंद वंश, जिसकी स्थापना की थी महापद्मनंद ने, और जिसका अंतिम शासक था धनानंद। ठीक है, धनानंद बहुत ही भोग विलासी राजा, जिसको भारत की राजनीतिक एकता और अखंडता से कोई बहुत विशेष मतलब नहीं था। उसी समय सिकंदर पूरी दुनिया पर अपना राज करने के लिए पहुंच रहा था और वो भारत के मुहाने पर भी आकर खड़ा था। इसकी चिंता हुई एक भारत के बहुत ही कुशल महान व्यक्तित्व चाणक्य को। किसको? चाणक्य को। ठीक है, जिसको आप किस किस नाम से जानते हैं? चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो ये पहुंचे कहां? धनानंद के दरबार में, और उन्होंने कहा कि नॉक नॉक, सिकंदर आ चुका है, कुछ करो। उसने भगा इसे, हटाओ इसे, कौन है यहाँ, हटाओ इसको, चुटिया खोलो इसकी, भगाओ इसको। बेइज्जती करके भगा दी। अब वो ठहरे ब्राह्मण ओजस्वी तक्षशिला के प्रोफेसर, और प्रोफेसर एचओडी, उनको लगा कि अरे यार ये क्या कर दिया। तो उन्होंने क्या किया फिर? सुना है आपने, ब्राह्मण रूठा तो रावण, वैसा रूप धारण कर लिया धनानंद के लिए, और प्रतिज्ञा ले ली कि भाई चुटिया तभी बांधूंगा जब तुम्हारे राज का विनाश कर दूंगा। तो उन्होंने ढूंढा किसको? उन्होंने ढूंढा चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को। देखा ना आपने सीरियल, वीरता की मिसाल है चंद्रगुप्त, ऐसा आता है। चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा, इनको पढ़ाया लिखाया, उनको शिक्षा दी, इनको ट्रेन किया, और इसने क्या किया फिर? इसने 2 धारी तलवार निकाली, यानी कि 2 तरफ से। पहले क्या किया कि सिकंदर को भी चुनौती दी, उधर पंजाब और सिंध वाले इलाके को पहले जीता, और वहां से फिर मगध पर आक्रमण करके धनानंद का समापन किया, और 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह पहली कहानी है, यह स्थापना की बात है मौर्य साम्राज्य की। ठीक, उसके बाद फिर इनका पुत्र आया कौन? बिंदुसार। एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको, कहानी खत्म। और बिंदुसार ने भी शासन किया, थोड़ी चर्चा इनकी भी करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इनका पुत्र आया अशोक, अशोक द ग्रेट। अशोक के बाद फिर कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक गुप्त मौर्य वंश में नहीं आए, दशरथ मौर्य, कई तरह के आते हैं। सबसे अंतिम शासक हुआ बृहद्रथ, जो अयोग्य था इसलिए पतन हो गया। तो ये कहानी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में देखनी है। इसका प्रशासन कैसे चलता था अलग टॉपिक में देखेंगे, ये कैसे साम्राज्य बना और कैसे फैला, इसकी चर्चा थोड़ी बहुत करेंगे हम। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी ईसा पूर्व के 4थे शताब्दी, यानी कि 321 मैंने आपको बताया। भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि इस शताब्दी में भारत में सबसे पहले राजनीतिक एकता, यह बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन मतलब क्या हुआ जी? मतलब ये हुआ कि पूरी देश में जो राजनीतिक एकता है, जैसे आज भारत का पॉलिटिकल या राजनीतिक मैप क्या है भाई, हम जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक है,
गुजरात से लेकर उधर अरुणाचल प्रदेश तक है। तो ये हमारी राजनीतिक एकता है। उस समय हम कहां तक थे? उस समय इसके शासन में हम कहां तक चले गए? काबुल से लेकर अफगानिस्तान बलूचिस्तान से होते हुए और फिर पूरा नीचे बंगाल की खाड़ी तक मौर्य साम्राज्य में हम पहुंचे जब अशोक का समय आया। तो राजनीतिक एकता देखी गई, बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया गया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनकी गणना भारत के महान शासकों में की जाती है। अभी इसकी चर्चा हमने आपसे की। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य का एक उद्देश्य था कि नंद वंश का विनाश किया जाए और मगध के राज सिंहासन पर अधिकार किया जाए और रोका जाए। फिर चाणक्य ने सिकंदर को भी रोका। सिकंदर का एक बहुत कमांडर था सेल्यूकस निकेटर, उसको हराया। बाद में उसकी पुत्री से चंद्रगुप्त का विवाह भी हो गया। तो उन्होंने क्या किया, जो बाहरी खतरा था इससे भी लड़ाई लड़ी और अंदर के जो अयोग्य शासक था उसको भी उखाड़ फेंका। बौद्ध ग्रंथ महावंश से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध केंद्र पर आक्रमण करके ग्राम और नगरों को विजित करना प्रारंभ किया, लेकिन वहां के लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य की संपूर्ण सेना को घेर लिया और उसका विनाश कर दिया। परिणामतः चंद्रगुप्त मौर्य का यह प्रयत्न विफल हो गया। ठीक शुरुआत में ऐसा हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मगध पर अधिकार करने के लिए फिर योजना बनाई और नवीन योजना के तहत पंजाब पर पहले अधिकार किया और लगभग 322 ईसा पूर्व 2122 से उन्होंने क्या किया, भारत से भगाकर यूडेमस जो था यूनानी वो सिकंदर वाला का ही आदमी था, पूरी तरह से अपना आधिपत्य लगा लिया पंजाब पर। और फिर उन्होंने क्या किया, एक तरह से मौर्य वंश की स्थापना कर दी। अब चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मगध पर चढ़ाई की और सभी को जीतते हुए सभी सीमाओं पर आक्रमण प्रारंभ किया जो जो रास्ते में पड़े। मगध यानी पाटलिपुत्र राजधानी थी और उन्होंने क्या है, पाटलिपुत्र को घेर लिया। और जब पाटलिपुत्र को घेर लिया, ये कहानी मैंने आपको बता दी है, तो नंद वंशीय शासक धनानंद अपने वंशजों सहित मारा गया और 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। और इनके प्रधानमंत्री कौन बने? चाणक्य। तो चाणक्य पीछे से दिमाग लगा रहे थे भाई साहब, और उन्होंने कहा ठीक है तुम राजा बन जाओ और तुम्हारे प्रशासन और एक जिसको हम कह सकते हैं कि जिस तरह का अयोग्य शासन धनानंद चला रहा था उतना ही योग्य प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी चाणक्य पर आई और उन्होंने उस तरह का करके दिखाया भी। इसकी अलग सेशन में चर्चा करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम के जीवन में कहां चले गए? जैन साहित्य से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिन कैसे बीते थे। तो वो चले गए थे श्रवण बेलगोला। श्रवण, ये दक्षिण भारत में है, श्रवण बेलगोला। और यहां जाकर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। कहा जाता है बहुत अकाल भी पड़ा था। और एक जैन धर्म में एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं सलेखना कहते हैं। कोई गलती हो तो क्षमा करें जो भी धर्म से संबंधित लोग हैं, क्योंकि हम जो भी टॉपिक चर्चा करेंगे हम धार्मिक एंगल पर नहीं, ऐतिहासिक एंगल पर करेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति खाना पीना छोड़कर अपना शरीर त्याग देता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन ऐसे ही खत्म किया था, ऐसी चर्चा आती है। ठीक है जी, चलिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया और अंत में पाटलिपुत्र में भयंकर अकाल पड़ा। तो जो जैन मुनि भद्रबाहु थे उनके साथ वो दक्षिण भारत चले गए और 298 में अपना शरीर त्याग दिया। ठीक, जैन धर्म उस समय फल फूल रहा था। इसकी चर्चा भी हम आगे के सेशंस में करेंगे कि क्यों जैन धर्म बौद्ध धर्म का विकास हुआ। क्योंकि जो 600 ईसा पूर्व से और 600 ईस्वी तक की बात आएगी, इसमें यह भी बात आएगी कि उस समय दो महत्वपूर्ण धर्म भी भारत में पैदा हुए या बढ़ रहे थे। वो था जैन धर्म, जिसको मुख्य रूप से बढ़ा रहे थे 24वें तीर्थंकर कौन? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और एक और धर्म उसी समय चल रहा था, पनपा बढ़ा, बौद्ध धर्म, जिसको बढ़ा रहे थे कौन? गौतम बुद्ध। ठीक है। अब इसके सामाजिक पृष्ठभूमि पर भी बात करेंगे कि क्यों यह धर्म बढ़ रहा था, क्या इसकी रीजन थे। लेकिन जैन धर्म स्वीकार कर लिया था किसने? चंद्रगुप्त ने। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। यह महत्वपूर्ण है। फिर आए अशोक के बाद, माफ करिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन को, अपने पूरे राज्य को बहुत विस्तृत कर दिया। उसने एक तो जितने भी ये सेल्यूकस जैसे यूनानी जो क्षत्रप थे, इस तरह के कई लोगों को हराया, उनको भगाया, पूरा सिंध वाला इलाका खाली कराया और उसके ऊपर जहां जहां तक उनका राज था फिर काबुल तक फैला दिया, नीचे मध्य भारत होते हुए पूरा उड़ीसा, बिहार, बंगाल तक पूरा इधर अपना साम्राज्य बना लिया। उसके बाद बिंदुसार आए। बिंदुसार का क्या है कि ये इन्होंने शासन को बहुत ज्यादा और बढ़ाया नहीं, लेकिन अक्षुण्ण रखा और बहुत मजबूत शासक था ये भी। और यहां भी चाणक्य प्रधानमंत्री रहे, बाद में प्रधानमंत्री चेंज भी हुए और बिंदुसार भी एक बहुत कुशल शासक माना जाता था।
बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और 298 ईसा पूर्व में वो मगध के राज सिंहासन पर आसीन हुआ। उसकी माता का नाम दुर्धरा था। तिब्बती लामा तारानाथ के विवरण से ज्ञात होता है कि बिंदुसार का प्रधानमंत्री चाणक्य ही था। यह महत्वपूर्ण है। अब बाद में खल्लाटक और राधागुप्त भी प्रधानमंत्री रहे। उसके परिषद में 500 सदस्य थे जो पूरा प्रशासन चलाते थे। अपने पिता से प्राप्त पूरे साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा और उसके शासनकाल में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। वो जैसे हम चर्चा करेंगे, जो पूरा मौर्य प्रशासन था वो 4-5 प्रांतों में विभाजित था। जैसे एक प्रांत था उसमें प्राची या मध्य प्रांत जिसको कहते थे, जिसमें पाटलिपुत्र था, ठीक है, जहां पर राजधानी हुआ करती थी, सेंट्रल एकदम था। फिर एक उत्तरापथ था, ठीक है, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, ठीक है। एक दक्षिणापथ था या दक्षिण पथ था, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, ठीक है। बाद में कलिंग भी था अशोक के शासन में और इसकी राजधानी तोशाली थी, जो आज का पुरी जिला है, तोशाली, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण कुछ इसके अलावा अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन या उज्जैनी जिसको कहते थे। इसी अवंती का एक भाग था महिष्मती भी, ठीक है। तो ये 4-5 प्रांत थे। तो उत्तरापथ में, बिंदुसार के समय उत्तरापथ में विद्रोह हो गया तक्षशिला में, और उस विद्रोह को पहले जो है सुसीम उसका एक पुत्र था, क्योंकि कहा जाता था कि बिंदुसार के लगभग 100 पुत्र थे, तो उसमें से सुसीम को भेजा गया। सुसीम उसको शांत नहीं कर पाए। तब उसने अपने जो उज्जैन का साम्राज्य संभाल रहा था, वहां का कुमार जो था, उसको, उसका नाम अशोक था, अशोक अपने पुत्र को भेजा और अशोक ने जाकर उस विद्रोह को समाप्त किया और वहीं से अशोक एक बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि फेमस हुआ और बाद में वो राज सिंहासन पर भी बैठा। तो उसके शासनकाल उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। तो पहले उसका पुत्र सुसीम जो तक्षशिला का सूबेदार था, उस विद्रोह को दबाने में सफल नहीं हुआ। तो बाद में फिर क्या हुआ, अशोक जो उस समय सूबेदार था कहां, उज्जैन का, उसको भेजा और उन्होंने विद्रोह को शांत कर लिया। बिंदुसार अपने पिता के भांति शांतिपूर्ण वैदेशिक नियमों का, वैदेशिक संबंधों का पालन करता है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही वैदेशिक नियम बड़े अच्छे थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का सामना ही विदेशियों से पहले हो गया, जिसको कह सकते हैं यूनानी, जो सिकंदर वाला पूरा मामला, उसने सेल्यूकस को हराया। तो बाद में सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया और सेल्यूकस ने ही एक राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उस राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। बहुत लंबी लंबी चीजें हैं, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपका ये जितना सिलेबस उससे हमें चिपके रहना है। और मेगास्थनीज ने ही एक पुस्तक लिखी है इंडिका, और इस इंडिका में मौर्य शासन के बारे में बड़ी डिटेल जानकारी मिली है, बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। तो इससे ही पता लगता है कि विदेशों से संबंध बनाए रखना, राजदूत, जैसे आज भी देखिए पूरे एक देश में दूसरे देशों के राजदूत रहते हैं, निवास करते हैं और उनसे जो है संबंध बनाए जाने की प्रयास किया जाता है। तो ऐसा वैसा पहले भी हो रहा था और बिंदुसार ने भी इसको लगातार क्या किया, बनाए रखा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एथिनियम नामक एक यूनानी विद्वान ने लिखा है कि भारतीय शासक बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से अंगूर, शराब और बहुत सारे दार्शनिक भेजने के लिए बोला था। बाद में उसने राजा ने भेज भी दिया, लेकिन कहा कि दार्शनिक नहीं भेजेंगे, दार्शनिकों का कोई क्या होता है, क्रय विक्रय नहीं किया जाता। तो इससे पता लगता है कि विदेश, जो बिंदुसार के वैदेशिक संबंध थे वो बहुत अच्छे थे, अपने पिता की तरह थे। और 273 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। अब 273 से 269 तक क्या चला, राज सिंहासन का संघर्ष चला। मैंने आपको पहले ही चर्चा की, बिंदुसार का क्या थे, लगभग 100 पुत्र थे। तो ऐसा माना जाता है कि इस लगभग आप कह सकते हैं कि 4 साल के जो संघर्ष है, इस संघर्ष में अशोक विजयी हुआ और फिर वो राज सिंहासन पर क्या हुआ, 269 में विराजमान हुआ। जो सिंहली साहित्य या सिंहली कुछ किताबें हैं जो सिंहली भाषा में है, उससे पता लगा है कि अशोक ने लगभग 99 भाइयों की हत्या की तो वो सिंहासन तक पहुंचा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक शासक बना और भारतीय इतिहास का ये स्वर्णिम अध्याय है। उसने क्या किया, एकमात्र जो सबसे बड़ा युद्ध लड़ा और जिसको जीता, मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो कलिंग का युद्ध है। 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग को जीता और उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने विश्व में सभ्यता का प्रचार करने का अथक प्रयास किया। जो धम्म उसने चलाया, तो पूरी दुनिया में धर्म और सभ्यता का प्रचार प्रसार हुआ उससे। अशोक के जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में कम जानकारी है, पर यह पता लगता है बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश से कि बिंदुसार की 16 रानियां और 101 पुत्र थे। बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान के अनुसार अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था
और सुसीम बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था। वही सुसीम जो तक्षशिला में विद्रोह नहीं शांत कर पाया, अशोक ने किया था। ठीक है, बिंदुसार अपने सभी पुत्रों के लिए अच्छी व्यवस्था करता था, लेकिन अशोक सबसे योग्य था और अशोक को प्रशासनिक शिक्षा देने के लिए बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन का सूबेदार बनाया था। इसके शासनकाल में ही तक्षशिला में विद्रोह हुआ, तब बिंदुसार ने अशोक के उसके लिए भेजा और अशोक ने बड़ी सफलतापूर्वक और कुशलता से उस विद्रोह को शांत कर दिया था। तभी से उसकी दावेदारी प्रमुख हो गई थी। अब उत्तराधिकार के लिए युद्ध और सिंहासन रोहण, ये तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही उसको पता लगा कि बीमार है बिंदुसार, तो अशोक जो है उज्जैन से चल दिया पाटलिपुत्र। अभी वो रास्ते में ही था, तब तक बिंदुसार की मृत्यु हो गई। बाद में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तो अशोक को सफलता मिली उस संघर्ष में और अशोक को विजयश्री मिली और 269 में उसने औपचारिक रूप से यानी फॉर्मली उनका राज्याभिषेक कराया गया। इसी क्रम में माना जाता है कि बहुत सारा उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा, बहुत सारे भाइयों की हत्या करनी पड़ी और बहुत संघर्ष के बाद उनको इसकी सफलता मिली थी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है अशोक के कालखंड में, वो आती है 261 ईसा पूर्व की कलिंग विजय। कलिंग विजय, देखिए कलिंग जो है वो आज का उड़ीसा वाला प्रांत है, आप कह सकते हैं उड़ीसा। और ये किसके पास है? ये है बंगाल की खाड़ी के पास। बंगाल की खाड़ी मतलब समुद्र, आपको पता है। तो पूरा मौर्य साम्राज्य एक तरफ थल मार्ग से जुड़ा हुआ था और कलिंग अलग था, तो हमेशा बाउंड्री को लेकर टेंशन रहती थी। तो अशोक ने कहा कि भाई इस कलिंग को जीतना जरूरी है। कलिंग को जीता, अपने साम्राज्य मिलाया, समुद्र के किनारे तक पूरा साम्राज्य फैल गया, उधर काबुल बलूचिस्तान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर यहां बंगाल की खाड़ी तक। अब कोई चिंता ही नहीं थी, आगे समुद्र था तो उनका सीमा सुरक्षित हो गया। ये एक सीमाओं से लगा हुआ शक्तिशाली राज्य था और अशोक को लगा कि इसको जीतना क्या है, बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने उस पर आक्रमण किया। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 में आक्रमण किया, भीषण युद्ध हुआ और अशोक को विजय मिली। और इसका पूरा वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। देखिए 14 महाशिलालेख या महालेख जिसको कह सकते हैं, महाशिलालेख है अशोक के जो बड़े महत्वपूर्ण है, इसके आप ध्यान रखिएगा, जिसको कहते हैं मेजर रॉक एडिक्ट्स अंग्रेजी में। ठीक है, 7 महत्वपूर्ण स्तंभ लेख हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं मेजर पिलर एडिक्ट, ये ध्यान रखिएगा। तो जो 13वां शिलालेख है उसमें अशोक के कलिंग विजय के बारे में क्या की गई है, चर्चा की गई है। इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस अभिलेख के अनुसार देवताओं का सम्राट जो प्रियदर्शी है, जो देवताओं के लिए प्रिय है, ठीक है, उसने कलिंग पर आक्रमण किया, विजय मिली। 1,50,000 व्यक्ति पशु बंदी बनाकर लाए गए, 1 लाख व्यक्ति भूमि में मारे गए और कई लोग नष्ट हो गए। उसके बाद कलिंग राज्य मगध साम्राज्य का अंग बन गया और उसको राजवंश के एक ही राजकुमार के अधीन कर दिया गया। इस प्रदेश की राजधानी तोशाली बनाई गई, जो आज पुरी, जगन्नाथपुरी का आपने नाम सुना होगा, ये जिला है वो। युद्ध की इस भीषणता से अशोक पर प्रभाव पड़ा, उन्होंने हमेशा के लिए त्याग दिया और युद्ध और दिग्विजय यानी पूरे दिशाओं को जीतने के बजाय उन्होंने धम्म विजय को अपनाया। अब ये जो धम्म था, ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट था अशोक का। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कोई नया धर्म नहीं था, ये सामाजिक और नैतिक मूल्य थे जो अशोक चाहते थे कि सभी नागरिक फॉलो करें। क्योंकि धर्म के हिसाब से तो अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन धम्म जो था वो उनका एक तरह का आदेश या एक तरह का सजेशन नागरिकों को था कि ऐसे जीवन जीना चाहिए। ठीक, जो जिस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था, क्योंकि बौद्ध धर्म भी अहिंसा की बात करता था, धम्म में भी अहिंसा की बात, सबको साथ लेके चलने वाली बातें आई हैं। कलिंग की प्रजा और सीमावर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाए, इस संबंध में अशोक ने जो आदेश दिए, उसमें आदेश वो धौली जो पूरा जिला में है, जोगता, इनके शिलालेखों पर ये चीजें अंकित हैं। ठीक है, इन शिलालेखों में विवरण इस प्रकार है कि सम्राट का आदेश है कि प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार होना चाहिए, जनता को प्यार किया जाना चाहिए, जनता के साथ न्याय किया जाना चाहिए। ठीक है, सीमांत जाति जो छोटी जातियां, उनको आश्वासन दिया गया कि उन्हें सम्राट से कोई भय नहीं करना चाहिए, राजा के साथ व्यवहार करने से सुख मिलेगा, कष्ट नहीं, यथाशक्ति राजा उनको क्षमा करेगा, है ना, धम्म का पालन करें, उन्हें सुख मिलेगा, मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा, ऐसी ऐसी चीजें वहां पर लिखी गई थी। ठीक है, तो ये शिलालेखों पर ऐसा उन्होंने चर्चा किया है। अब अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की सीमा बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई। कब? अशोक के शासन में। और दक्षिण में मौर्य साम्राज्य की सीमा पन्नार नदी तक विस्तृत हो गई। तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो पहले से ही बड़ा था, उसको और बड़ा करने में अशोक ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है,
उत्तर पश्चिम में उसके राज्य की सीमा एंटियोकस द्वितीय राज्य के सीमा से मिलती थी। एंटियोकस द्वितीय जो यूनानी, ठीक है। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के प्रदेश भी शामिल थे और पश्चिम में मौर्य साम्राज्य की सीमा समुद्र तक विस्तृत हो गई। तो इसकी चर्चा हमने आपसे की ही है अभी, यानी बड़ा साम्राज्य। अब एक चीज की चर्चा जरूर कर लेते हैं कि अशोक ने जो धम्म की स्थापना की, जो धम्म की बात करता था, उसकी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। अशोक ने अपने प्रजा के नैतिक उत्थान, ध्यान रखिए, मोरल अपलिफ्टमेंट, यानी कैसे नैतिकता से हमें पेश आना चाहिए, नैतिक उत्थान हेतु जिन आचार विचारों को प्रस्तुत किया, ध्यान रखिए धर्म को नहीं, कुछ आचार विचार थे, उसको हमने क्या कहा, धम्म कहा, जो अपने अभिलेख में उसने बताए हैं। उसका व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, परंतु अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक स्तर को उन्नत बनाने के लिए जिस धर्म पर जोर दिया, प्रचार किया, उसे अभिलेखों में धम्म की संज्ञा दी गई है। तो ये आचार विचार थे जिससे जो अशोक था वो चाहता था कि लोग इसी तरह का व्यवहार करें, इसी तरह का पालन करें। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जा रहा था, यानी उस पूरे अभिलेख में भी। अशोक ने धम्म संबंधित सिद्धांत को अपने अभिलेखों में अभिव्यक्त किया। अशोक ने अपने प्रथम शिलालेख में लिखा कि यज्ञ या भोजन के लिए पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए या करना उचित नहीं है। इसको आप अहिंसा से जोड़ सकते हैं, जो बौद्ध धर्म में अहिंसा है उसको आप इससे जोड़ सकते हैं कि हमें कोई बलि, यानी बलि पर रोक लगाई। फिर धम्म के एक अन्य सिद्धांत जिस पर अशोक ने बहुत जोर दिया वो था माता पिता, गुरु और बड़े बुजुर्गों का उचित आदर करना। तो ये सारी नैतिक चीजें अशोक जो है अपनाते हुए चले जा रहे थे, धम्म में दिखाई पड़ रहा था। मित्र, पड़ोसी और जाति संबंधियों के साथ सम्यक व्यवहार करना, यह भी धम्म का मुख्य विचार था। अपने सप्तम शिलालेख में अशोक ने संयम, भाव शुद्धि, कृतज्ञता और भक्ति पर जोर दिया है, दृढ़ भक्ति पर जोर दिया है। तो ये सप्तम शिलालेख है। 13 शिलालेख में कलिंग वाली बात आई है, तो ये सब महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अशोक के सप्तम स्तंभ लेख में मोद यानी प्रसन्नता और सज्जनता पर भी जोर दिया गया कि आपको प्रसन्न रहना चाहिए। धम्म प्रचार का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति और सौहार्द की वृद्धि करना था, क्योंकि वो बोल चुका था कि अब अशांति, युद्ध, ऐसी नीतियां खत्म हो गई, हमें पीसफुल कंडीशन में रहना चाहिए। राष्ट्र की उन्नति के लिए सामाजिक जीवन को उन्नत बनाना जरूरी है। यानी आप कह सकते हैं कि उस जमाने में अगर सामाजिक सुधार और समाज में नैतिक उत्थान की पहली प्रयास किसी ने किया, किसी शासक ने, तो वो अशोक में दिखाई पड़ता है, इसलिए अशोक द ग्रेट कहा जाता है। तो ये मैंने मौर्य साम्राज्य में, अच्छा एक चीज और आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये 3 राजाओं की हमने विशेष रूप से चर्चा की है। अंत में बृहद्रथ, क्योंकि आपके सिलेबस से हम बाहर नहीं जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, सिलेबस में जितना है उससे एक आध चीजें एक्स्ट्रा ही मैंने आपको बताई हैं। बृहद्रथ इसमें अंतिम शासक हुआ, ठीक है, और क्योंकि वो एक योग्य शासक नहीं था, वो भी भोगविलासी शासक था, साम्राज्य को एक राजनीतिक स्थिरता नहीं दे पाया, तो इसमें पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना कर दी और पूरा मौर्य प्रशासन यहां पर खत्म हो गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होकर बृहद्रथ तक कहानी आती है। 3 प्रमुख राजाओं की चर्चा हमने की, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ और अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, और बृहद्रथ सबसे अंतिम शासक था, और ये मौर्य साम्राज्य की पूरी कहानी थी। इसका शासन प्रशासन कैसा था ये एक हम अलग सेशन में जरूर देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको पूरा कंसेप्ट ठीक से समझ में आ गया होगा। इसमें कहीं कोई डाउट, समस्या, क्वेरी, क्वेश्चन, अपने विचार, उद्गार, प्रसन्नता, गुस्सा, जो कुछ भी जाहिर करना है, मुझे नहीं पता कैसे करना है, क्या बोलना है आपको, पर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, बता दीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई हमारे तरफ से दिया जाएगा। एक बात का और ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, कई बार आपको ऐसा होता है कि एक क्रम से पढ़ना होता है चीजें, तो आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वो भी निःशुल्क है बिल्कुल, मैग्नेट ब्रेन्स, www.magnetbrains.com। यहां पर आप सीबीएसई, इंग्लिश, हिंदी, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आईआईटी, जेईई कंपटीशन कुछ भी चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सीबीएसई 7 से 12 हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया और क्लास 12 सेलेक्ट कर लिया, तो आप गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, सारी इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं। वहां आपको ओपन करते ही पूरे सिलेबस का पाठ्यक्रम मिलेगा। इसके साथ साथ 1 शॉट वीडियोस मिलेंगे जिसमें एक बार आप पढ़ाई कर लें। इसके साथ साथ आपको छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस, कंसेप्ट वीडियोस, एमसीक्यूज, ये सारी चीजें बिल्कुल वहां पर एक साथ लगाकर मिलती हैं। क्लिक करते ही इस तरह चैप्टर आपका वॉच नाउ करते ही खुल जाएगा और यहाँ से आप नेक्स्ट वीडियो और पिछले वीडियोस पर भी जा सकते हैं, और ये सारी की सारी शिक्षा आपको बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। तो फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे अधिक आपको कुछ नहीं करना है। सब तक सभी स्टूडेंट, सभी अपने फ्रेंड्स तक ले जाइए बात को। खूब पढ़ाई करिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिए। मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले कंसेप्ट के साथ, अगले टॉपिक के साथ, अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।